तो आज हम लोग देखते हैं कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। तो थेल्स थ्योरम जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये था थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्ज है, थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो क्या है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध कीजिए कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, और हमने इसमें एक ऐसा लाइन खींचा, एक ऐसा रेखा खींचा जो त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। समान अनुपात का मतलब जरा गौर कीजिए। जैसे हमने एक रेखा खींचा, इसका हमने नाम दे दिया मान लीजिए LM, ठीक है। आप इसको रेखाखंड भी रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी रखेंगे तो काम चलेगा। तो यदि हमने ये जो लाइन खींचा है ये दो भुजाओं काटता है, PQ को और PR को। तो जब PQ को यहाँ प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तो इसके दो पार्ट हुए। तो इसका और इसका कुछ रेशियो होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जो लंबाई होगी और ये जो यहाँ से यहाँ जो लंबाई होगी, इन दोनों का कुछ अनुपात होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा x है, ये हमारा y है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो z है और यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है वो स्मॉल t है। तो कंडीशन ये है कि आपको दिया गया है कि x बटा y, मतलब इसका और इसका जो अनुपात आया वही अनुपात आया है z और t का, मतलब z बाई टी भी वही है जो x बटा y है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो LM आपने खींचा है वह QR के पैरेलल होगा। तो थेल्स प्रमेय का विलोम जो है वो कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक त्रिभुज है CAT, ठीक है, एक त्रिभुज क्या है CAT, और इसमें एक ऐसा लाइन खींचा गया है जो इस त्रिभुज के दो भुजा को CA को और CT को समान अनुपात में बांटती है। यानी CE बटा EA बराबर है CF बटा FT के। तो साबित करना है कि हमने जो EF खींचा है वह AT के पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो EF है वो AT के पैरेलल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें ये साबित करना है कि जो EF है वो AT के पैरेलल होगा, लेकिन ये साबित करना है, दिया तो नहीं गया है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो EF है वो AT के पैरेलल नहीं है। और हम क्या करते हैं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट E से जो AT के पैरेलल हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया EG, क्या ड्रॉ किया, बिंदु E से EG एक ऐसा हमने लाइन ड्रॉ किया, या रेखाखंड जिसको बोलिए, लाइन सेगमेंट बोलिए, ठीक है। तो EG हमने एक ड्रॉ किया जो AT के पैरेलल है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है आपको EF पैरेलल दिख रहा हो और EG पैरेलल नहीं दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अंत में साबित यही करना है कि EF पैरेलल AT के, इसलिए इसको पैरेलल ही दिखना पड़ेगा। और ये जो है पैरेलल हम लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको हम मानेंगे क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं रचना में कि नहीं हमने पैरेलल खींचा तो पैरेलल है, ठीक है, दिखने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो EG है वो हमने पैरेलल खींचा है किसके, AT के। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, रचना में ये लिखेंगे क्या, रचना में हम लिखेंगे कि बिंदु E से रेखाखंड EG खींचा जो AT के समांतर है, ठीक है। तो अगर हमने EG AT के पैरेलल खींचा है
तो ये तय है कि हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है थेल्स प्रमेय में। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके पहले वाला जो वीडियो है, यानी कि थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय वाली जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो आप पहले थेल्स प्रमेय को देख लीजिए, फिर जाके आप इसको देखिए, तब जाके पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो EG है वो हमारा AT के पैरेलल है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई आप लाइन खींचते हैं, कोई रेखाखंड खींचते हैं, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब है कि अगर EG हमने AT के पैरेलल खींचा है तो ये जो EG है वो CA और CT को समान अनुपात में विभाजित करेगा, अर्थात CE बटा EA जितना होगा उतना ही होगा CG बटा GT। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय हमारा कहता है। आप क्या लिख सकते हैं? CE बटा EA बराबर CG बटा GT। ठीक है, परंतु आप देखेंगे गिवन में जो दिया गया है वो क्या है? वो दिया गया है कि CE बटा EA बराबर CF बटा FT। तो इसे आप मान लो समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। इन दोनों इक्वेशंस को आप समझ लीजिए। अगर ये दोनों इक्वेशंस आपको समझ में आ गए तो थेल्स प्रमेय का विलोम समझने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने CE अपॉन EA बराबर CG अपॉन GT इसलिए लिखा है क्योंकि हमने EG पैरेलल खींचा है AT के, कंस्ट्रक्शन हमारा है। तो अगर हमने EG भुजा AT के समानांतर खींचा है तो थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं और CE बटा EA बराबर CG बटा GT लिख सकते हैं। लेकिन थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उसमें दिया गया था कि CE बटा EA बराबर CF बटा FT। यही ना कहा गया था कि हमने एक ऐसा लाइन EF खींचा है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो साबित करिए कि जो खींचा है EF वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, उससे हम ये इक्वेशन बना सकते हैं और ये जो इक्वेशन है वो गिवन है। तो समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, CE बटा EA CE बटा EA। तो अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो सकता है कि CG बटा GT बराबर CF बटा FT इतना हो सकता है। ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक हमको ऐड कर देना है। तो एक ऐड कीजिएगा तो क्या दिखेगा? CG बटा GT प्लस 1 इक्वल CF बटा FT प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप LCM लेकर के कीजिए तो क्या आएगा? CG प्लस GT बाई GT बराबर, इधर भी LCM लेके कीजिए तो क्या हो जाएगा? CF प्लस FT बाई FT, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो CG प्लस GT, ये जो CG है और GT है, इस डायग्राम में अगर दोनों आप ऐड करते हैं तो आप पाएंगे कि CG प्लस GT जो है वो क्या हो जाएगा? CT हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं CT बाय, ये जो नीचे है उसको लिख दीजिए GT बराबर, ये जो CF है और प्लस FT है तो CF और प्लस FT ऐड करिए, क्या हो जाएगा? फिर से ये भी CT हो जाएगा, ये हो जाएगा CT बटा FT। तो अब क्या होगा? CT से CT कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 1 बाई GT बराबर 1 बाई FT। ठीक है, अब इसको आप ये कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? GT इज इक्वल
FT। तो ये जो GT इज इक्वल FT मैथमेटिकल आया, ये कुछ हमें मैसेज देता है, कुछ हमें बता रहा है। अब ध्यान से देखिए GT कौन है, GT यहाँ से यहाँ तक, और FT कौन है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो FT है वो यहाँ से यहाँ तक जो GT है उसके इक्वल आ गया। तो ये डायग्राम में जितना GT है उतना FT तो नहीं दिख रहा है, ये तो एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन मैथमेटिकली हमने जब प्रूफ किया तो ये दोनों बराबर आ गए। तो अगर ये दोनों FT और GT बराबर आ गए तो ये कहना चाहते हैं कि ये बराबर हैं, लेकिन ये बराबर तभी हो सकते हैं जब पॉइंट G और F एक दूसरे पे हो, मतलब एक ही जगह पे हो। मतलब G जहाँ है वहीं F हो, या जहाँ F है वहीं पर G। ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे, एक ही पॉइंट होंगे, अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे। हमने ये माना है कि EF जो है वो इसके पैरेलल नहीं है, और इसलिए हमने EG एक पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है एक्स्ट्रा। तो जब हम ये मान करके प्रूफ कर रहे हैं कि EG पैरेलल है AT के, तो हमने ये देखा कि जो FT है वो GT के बराबर आ गया, जो कि संभव नहीं है डायग्राम के अनुसार, लेकिन मैथमेटिकली कह रहा है कि इक्वल है। तो ये तभी संभव है जब जितना FT हो उतना, जब ये पॉइंट G और F दोनों एक ही पे हो, तभी जाके FT और GT बराबर होंगे। तो अगर ये पॉइंट F और G एक ही पे होंगे तो आप EG पैरेलल AT बोलिए या EF पैरेलल AT बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख करके आप कह सकते हैं कि चूँकि यह तभी संभव है जब G और F दोनों एक ही पॉइंट पे हों, कोलिनियर हो, और ऐसा हुआ और ऐसा है तब EF और EG ये जो दोनों अलग अलग लाइन दिख रहे हैं ये एक ही पे होंगे। या तो EG इस पे आ जाएगा, नहीं तो EF यहाँ पे चला जाएगा। आई बात समझ में? तो आपने EG पैरेलल खींचा था, तो चूंकि ये उसी पे चला गया तो EF ही तो पैरेलल हो गया। या अगर G यहाँ पे आ गया तो ये जो EG दिख रहा है वो EF पे चला आएगा। तो EG तो हमने पैरेलल खींचा ही था AT के, तो EG पैरेलल बोलिए AT या EF पैरेलल बोलिए AT। आई बात समझ में? तो ये हमारा प्रूफ करने का प्रोसेस था, इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बात सिद्ध हो जाती है कि अगर किसी त्रिभुज में हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, तो ये निश्चित रूप से है कि वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमें एक ट्राइंगल दे दिया जाए, एक ऐसा त्रिभुज दे दिया जाए PQR, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है। ये पैरेलल दिखे न दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। और कहा जाए कि ये 1 है और ये 2 है, और ये कहा जाए 2 है और ये 4 है, और बताइए कि जो लाइन खींचा गया इसके पैरेलल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो 1/2, और यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा तो 1/2। तो अगर इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल आया तो ये लाइन इन दोनों साइड को सेम रेशियो में बांटता है, समान पद में बांटता है, तो ये तय है कि जो आपने खींचा है वो तीसरी भुजा QR के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो उसमें एक ऐसा लाइन आपको ड्रॉ दिख रहा है, कैसा लाइन खींचा गया जो दो भुजा को समान पद में बांटता है, तो तय है कि वो तीसरी भुजा के पैरेलल होगा, थर्ड साइड के वो पैरेलल होगा। आई बात समझ। तो ये था थेल्स का कन्वर्स। इसे आप प्रैक्टिस करें, ध्यान रखें और इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जो NCERT का सिलेबस है उसका 6.2 के जो सारे प्रॉब्लम हैं वो थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम के कन्वर्स यानी कि थेल्स प्रमेय और उसके विलोम पे आधारित हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो सेकेंड 6.2 एक्सरसाइज है उसके सारे प्रॉब्लम को आप ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जो दिक्कत है आप पूछिए। सो थैंक यू सो मच।